नमस्कार। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक जनसंचार माध्यम और लेखन, जो कि क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। संचार क्या होता है, फिर जनसंचार क्या है और उसके माध्यम कौन कौन से हैं। मतलब सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के जो माध्यम हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे टेलीविज़न के माध्यम से हम देश विदेश की खबरों को देखते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हासिल करते हैं। रेडियो है, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, फिर समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, विज्ञापन है, ये सभी माध्यम हैं। तो इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले संचार क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। मतलब संचार क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच या दो से अधिक के बीच आपस की जो वार्तालाप होती है उसका आदान प्रदान है। उसका एक दूसरे तक उसकी बात उस तक पहुंचाई जाए, फिर उसकी बात उस तक पहुंचाई जाए, तो उसका ये माध्यम है संचार। तो संचार कई प्रकार के होते हैं। मौखिक होते हैं, अमौखिक होते हैं, अंतर्वैयक्तिक होते हैं, अंतर्वैयक्तिक होते हैं और समूह संचार भी होते हैं, और इसके साथ साथ जनसंचार भी होते हैं। तो जनसंचार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तैयार करने का भी काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। संचार की परिभाषा और महत्व। हम अधिकांश समय अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने या अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से या समूह में बातचीत या संचार करने में लगा देते हैं। कई बार हम अकेले में खुद से बातें करने लगते हैं। यदि समाज में रहना है और उसके विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना है तो ये बिना बातचीत या संचार के संभव नहीं है। संचार यानी संदेशों का आदान प्रदान। तो बच्चों समझ गए होंगे संचार क्या होता है। हम समाज में रहते हैं, हमें अपनी हर छोटी छोटी बातों को पूरा करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और अपनी भावनाओं और अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हमें बातें करनी ही पड़ती हैं। अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर करना ही पड़ता है। तो यही होता है संचार। संचार मतलब संदेश देना, अपनी बातें दूसरे तक पहुंचाना और उनकी बातें हम तक पहुंचे, यही होता है संचार। संचार और हमारा जीवन। तो संचार का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम अपने दैनिक जीवन में संचार किए बिना नहीं रह सकते। वास्तव में संचार जीवन की निशानी है। मनुष्य जब तक जीवित है वह संचार करता रहता है। यहाँ तक कि एक बच्चा भी संचार किए बिना नहीं रह सकता। क्या एक बच्चा बिना बोले रह सकता है? तो वह भी अपनी बातों को अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने दादा दादी सब तक अपनी बातें पहुँचाता है। तो संचार के बिना तो कोई भी नहीं रह सकता। मनुष्य जब तक जीवित है तब तक वह अपनी बातें दूसरों के सामने रखता रहता है। परिवार और समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम अन्य लोगों से संचार के जरिए भी संबंध स्थापित करते हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं। संचार ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। सभ्यता के विकास की कहानी संचार और उसके साधनों के विकास की कहानी है। मनुष्य चाहे भाषा का विकास करे, सभ्यता के भाषा का विकास किया हो या लिपि का, फिर भी छपाई का इसके पीछे मूल इच्छा संदेशों के आदान प्रदान की ही थी। दरअसल संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाले समय और दूरी को पाटने के लिए मनुष्य ने संचार के माध्यमों की खोज की। तो संदेश पहुंचाने में ज़्यादा समय लगता था, क्योंकि हम देखो पहले पत्र लिखते थे तो उसमें कितना सारा समय लगता था वहाँ तक पत्र पहुँचने में। 7-8 दिन, 10 दिन, कभी कभी तो हम अपने संदेश पहुँचा भी नहीं पाते थे, मतलब पत्र पहुँचते भी नहीं थे। लेकिन इसका एक और माध्यम ढूंढा कि जल्दी से जल्दी अपने संदेश दूसरों तक पहुँचे। तो उसके बाद में टेलीफोन आया। फिर हम देश विदेश की न्यूज़ जो सुनते हैं उसके लिए टेलीविज़न आया। रेडियो, पहले रेडियो था, रेडियो से सिर्फ हम सुन सकते थे, बाद में टेलीविज़न में हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इस तरह से मानव ने धीरे धीरे विकास करके जनसंचार के माध्यम को और हमारे जीवन के लिए सुलभ बना दिया। फिर जनसंचार माध्यम कितने उपयोगी हैं।
दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना हो, जनसंचार माध्यमों के जरिए कुछ ही मिनटों में हमें खबर मिल जाती है। देखो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, जो कि कल मैंने उनको लाइव देखा कि किस तरह से दोनों राष्ट्रपति जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं राष्ट्रपति पद के लिए, वो अपनी अपनी बातें रख रहे थे जनता के सामने, जो कि अमेरिका में ये हो रहा था और मैं यहाँ अपने घर में बैठे उनको देख रही थी। तो ये संचार का माध्यम है कि कुछ ही मिनटों में हम घर बैठे दुनिया भर की खबरें देख सकते हैं। अगर वहाँ किसी टेलीविज़न समाचार चैनल का संवाददाता मौजूद हो तो हमें वहाँ की तस्वीरें भी तुरंत देखने को मिल जाती हैं। इसी तरह आज टेलीविज़न के पर्दे पर हम दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में घट रही घटनाओं को सीधे प्रसारण के जरिए ठीक उसी तरह देख सकते हैं। हम क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम भले न जाएं, लेकिन घर बैठे उस मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो ये कितने उपयोगी हैं हमारे लिए कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन वहाँ की खबरें हमारे तक घर तक पहुँच जाती हैं आसानी से। आज संचार और जनसंचार के माध्यम हमारी अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं। क्या आप एक दिन भी टीवी देखे बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि हमें लत लग गई है। हर समाचार, हर सीरियल या कोई भी प्रोग्राम या क्रिकेट मैच चल रहा हो, वो हम टीवी के माध्यम से देखते ही देखते हैं। तो इसके लिए ये हमारे लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है, उपयोगी साधन बन गया है। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इनकी बहुत अहम भूमिका हो गई है। उनके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये क्योंकि हमें एक तो मनोरंजन हमारा होता है, साथ साथ मनोरंजन करने के साथ साथ हमें ये जागरूक भी बनाते हैं। मैगी की बिक्री पर रोक। तो ये देखो कि इस तरह से ये एक न्यूज़ छपी है, उसमें समाचार पत्र में। आपको पता है ना कि एक बार मैगी बैन हो गई थी और उसके लिए समाचार पत्र पूरे भरे रहते थे। हर समाचार न्यूज़ में और टीवी चैनल पे वही न्यूज़ आती रहती थी। तो ये मैगी की बिक्री पर रोक को समाचार में दिखाया गया और हमें पता चला और हम इसके माध्यम से जागरूक हुए, है ना। फिर संचार क्या है? संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं और विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान करना है। ये हमने देख लिया। अब इसके तत्व देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो इसके प्रमुख तत्व हैं स्रोत और संचारक, कूटीकृत, एनकोडिंग, संदेश। अब संचारक क्या होते हैं? जो हमारी सूचनाओं को आगे तक पहुंचाते हैं। तो आगे तक पहुंचाने के लिए, जहां तक पहुंचाना होता है वहां तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोगों की मदद लेनी होती है। ऐसा नहीं कि हमने एक टीवी का डब्बा रख दिया और वहां से कोई टीवी में न्यूज़ डालेगा और हमारे तक वो न्यूज़ पहुंच जाएगी। उसके लिए बहुत सारे लोगों की मदद की ज़रूरत होती है, वो कहलाते हैं संचारक। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है, तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जैसे हमें किताब की ज़रूरत होने पर जैसे ही हम किताबें मांगने की सोचते हैं, संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। किताब मांगने के लिए हम अपने मित्र से बातचीत करेंगे या उसे लिखकर संदेश भेजेंगे। बातचीत या संदेश भेजने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो हम अपने मित्र को संदेश भेजेंगे या फिर उससे हम बात करेंगे टेलीफोन से, तो वो संचारक की प्रक्रिया है एक तरह से। कूटीकृत या एनकोडिंग, ये क्या होता है? ये संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। सफल संचार के लिए जरूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं। इसके साथ ही संचारक का एनकोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि सफल संचार के संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए। साथ ही उसे अपने संदेश के मुताबिक बोलना या लिखना भी आना चाहिए। जिसे हम संदेश दे रहे हैं, सामने वाले को भी अपनी भाषा, कोड भाषा समझ में आनी चाहिए।
हम जिस कोड में बातें कर रहे हैं उस कोड को उसको समझ में आना चाहिए, तभी ये कहलाती है एनकोडिंग। जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ, शॉर्ट रूप में उस बात को कह रही हूँ और उसको उस चीज़ का पहले से ही पता है, तभी वो एनकोडिंग समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। संदेश संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। इसलिए सफल संचार के लिए जरूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो। संदेश जितना स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को समझाना उतना ही आसान होगा। तो संदेश एकदम उसका अर्थ सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या संदेश पहुंचाना चाहते हो, तो ये वो स्पष्ट होना चाहिए। फिर माध्यम, संदेश को किसी माध्यम के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरिए। इसी तरह वायु तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंचते हैं। जैसे खाने की खुशबू हम तक वायु तरंगों के जरिए पहुंचती है। स्पर्श या छूना भी एक तरह का माध्यम है। इसी तरह टेलीविज़न, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के जरिए संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाए जाते हैं। तो जैसे हम मोबाइल से बात करते हैं तो ये ध्वनि तरंग है, और जैसे टीवी देखते हैं तो ये प्रकाश तरंग है। तो और जैसे खाने की खुशबू हम तक आती है तो वो वायु तरंग के हवा के माध्यम से आती है। तो अपने जो संदेश हैं वो किन किन माध्यमों से पहुंचते हैं, उनके माध्यम क्या हैं? टेलीफोन है, समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है और फिल्म। फिर प्राप्तकर्ता या रिसीवर, ये प्राप्त संदेश का कूटवाचन यानी उसकी डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का अर्थ होता है प्राप्त संदेश के निहित अर्थ को समझने की कोशिश। ये एक तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेत के अर्थ निकालता है। जाहिर है कि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना ज़रूरी है। तो एनकोडिंग मतलब जो अपनी न्यूज़ देता है सामने वाले को, और डिकोडिंग मतलब जो प्राप्त करता है। ये और दोनों का कोड भाषा पे नियंत्रण होना चाहिए। उनको पूरी तरह से समझना चाहिए कि वो किस भाषा किस रूप में बोल रहा है, और सामने वाला भी उस रूप को समझ जाए। फीडबैक, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है। फीडबैक से पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही है। इसके अलावा फीडबैक से ये भी पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला है या नहीं। इस फीडबैक के अनुसार ही संचारक अपने संदेश में सुधार करता है और इस तरह संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो जैसे मैं पढ़ाती हूँ, मुझे फीडबैक मिलता है और फीडबैक के आधार पर मैं तय करती हूँ कि मेरा पढ़ाना सही है या नहीं है। अगर उसमें कुछ बाधा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे और उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, और अगर बराबर चल रहा है तो मैं अपनी गति से कार्य करती रहती हूँ। ये होता है फीडबैक। शोर क्या होता है? संचार प्रक्रिया में कई बाधाएं भी आती हैं। इन बाधाओं को शोर कहते हैं। कई बार एग्जाम में एक वाक्य में पूछ लिया जाता है शोर क्या होता है। तो कई बार बाधाएं आती हैं, प्रॉब्लम आती है, अपनी संदेश हम दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसमें जो बाधा आती है उसे शोर कहते हैं, नॉइज भी कहते हैं। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। ये शोर किसी भी किस्म का हो सकता है। ये मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिकी शोर तक हो सकता है। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर शोर की प्रॉब्लम रहेगी तो जिस संदेश को जिस रूप में भेजते हैं उस रूप में सामने वाले को प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए शोर को कम करना होता है या फिर उसको हटाना होता है। चलिए शुरू करते हैं।
संचार के प्रकार। संचार विभिन्न प्रकार के होते हैं, पर वे परस्पर काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। इन्हें अलग अलग करके देखना कठिन है। संचार के निम्नलिखित रूप हैं। सांकेतिक संचार। जब हम किसी व्यक्ति को संकेत या इशारे से बुलाते हैं तो इसे सांकेतिक संचार कहते हैं। अपने से बड़ों को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करना मौखिक संचार का उदाहरण है। मौखिक संचार के समय चेहरे और शरीर के विभिन्न अंगों की मुद्राओं की मदद ली जाती है, जैसे खुशी, प्रेम, डर आदि अमौखिक संचार द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे हम किसी को सामने देखकर हम अगर मुस्कुरा देते हैं तो वह भी एक संचार का माध्यम है, मतलब वो भी हम मुस्कान के माध्यम से उनको कुछ कहना चाहते हैं। हम खुश हो जाते हैं तो वो भी संचार का माध्यम है, तो उनको अमौखिक संचार के माध्यम कहेंगे। और अगर हम नमस्कार, प्रणाम, टाटा, बाय बाय कुछ भी कहेंगे तो वो मौखिक संचार है। तो अगला है अंतर्व्यक्तिक इंटरपर्सनल संचार। जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं या किसी को याद कर रहे होते हैं तो ये भी एक संचार है। इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। ये संचार का सबसे बुनियादी रूप है। इसे अंतर्व्यक्तिक इंटरपर्सनल संचार कहते हैं। जब हम पूजा, इबादत या प्रार्थना करते वक्त ध्यान में होते हैं तो ये भी अंतर्व्यक्तिक संचार का उदाहरण है। किसी भी संचार की शुरुआत यहीं से होती है। तो संचार क्या होता है? संचार किसी को अपनी बात कहना। तो इसका एक उदाहरण ये भी है कि हम अपने आप से बातें करें। तो हम अपने आप से बातें कब करते हैं? या तो हम शांत होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, किसी के बारे में कुछ कल्पना कर रहे होते हैं, तो वह भी एक संचार है। जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो वहाँ भी हम अंतर्व्यक्तिक संचार करते हैं, मतलब अपने आप से ही हम बातें करते हैं। तो कहीं भगवान के सामने बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो भी संचार का एक बुनियादी रूप है और सबसे पहला संचार यहीं से शुरू होता है। फिर समूह संचार। इस संचार में हम जो कुछ कहते हैं वह किसी एक या दो व्यक्ति के लिए न होकर पूरे समूह के लिए होता है। समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहस मुबाहिसे के जरिए हल करने के लिए होता है। संसद में जब विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है तो यह भी समूह संचार का एक उदाहरण है। बहुत सारे व्यक्ति सुन रहे होते हैं और हम अपनी बात रख रहे होते हैं, तो वो समूह में हम अपनी बात रखते हैं, वो समूह संचार होता है। जनसंचार। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक के माध्यम से जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे जनसंचार कहते हैं। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। जैसे रेडियो में कोई खबर सुना रहा है तो उसकी खबर कोई एक व्यक्ति नहीं सुनता है, पूरी दुनिया सुनती है, तो वह जनसंचार का माध्यम है। मतलब किसी न किसी यंत्र के माध्यम से हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं, वह जनसंचार होता है। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है, मसलन अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट। अखबार में प्रकाशित होने वाले समाचार वही होते हैं, लेकिन प्रेस के जरिए उनकी हजारों लाखों प्रतियां प्रकाशित करके विशाल पाठक वर्ग तक पहुंचाई जाती है। तो अखबार क्या है? प्रिंट मीडिया है। तो उसमें जो समाचार हैं वो लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, तो वह भी जनसंचार का माध्यम है। जनसंचार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अंतर्व्यक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार संदेश सबके लिए होते हैं। तो समूह संचार तो क्या होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी बात लोगों के बीच में पहुंचाते हैं, लेकिन जनसंचार ये होता है कि हम अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, ऐसे कोई ना कोई यांत्रिक उपकरण के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं और वो बात लाखों लोगों तक पहुंचती है, तो वह जनसंचार का भूमिका ज़्यादा बड़ी होती है। जनसंचार संचार के अन्य रूपों में एक फर्क ये भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध
नहीं होता, जबकि समूह संचार और अंतर्वैयक्तिक में सीधा संबंध होता है, लेकिन जन संचार में हमारा जो प्राप्त करता है, संदेश को प्राप्त करने वाला है, उसके साथ हमारा सीधा कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि हम कहीं और बैठे अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं और लोग अलग अलग कोनों में बैठकर सुन रहे हैं, तो हमारा उनसे सीधा संबंध नहीं होता। जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की जरूरत पड़ती है। औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल है। जैसे समाचार पत्र किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होता है, या रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से किया जाता है। तो समाचार पत्र अलग अलग होते हैं, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स और नवभारत, तो राजस्थान पत्रिका। तो इस तरह से इनका अलग अलग संगठन होता है, और ये किसी एक संगठन से वहाँ क्रियाकलाप होकर ये प्रकाशित होते हैं। तो ऐसे ही रेडियो का भी एक स्टेशन होता है, वहाँ से रेडियो की ये आकाशवाणी का प्रसारण किया जाता है। तो कोई ना कोई संगठन की ज़रूरत होती है। जनसंचार माध्यमों ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। तो द्वारपाल मतलब जैसे कहीं हम जाते हैं मंदिर या बड़े किसी इंसान से मिलने के लिए, महान हस्ती से मिलने के लिए, तो उससे पहले हमें किससे मिलना पड़ता है? वहाँ खड़े वॉचमैन से बातचीत करनी पड़ती है, फिर अंदर कोई और होता है, फिर जाकर हम सीधे उस आदमी से बातचीत कर पाते हैं। मतलब डायरेक्ट नहीं पहुँच पाते, उससे पहले हमें कई लोगों से बातचीत करके फिर वहाँ तक पहुँचना होता है। तो वो होते हैं द्वारपाल। तो जनसंचार में भी बहुत सारे द्वारपाल होते हैं, तब जाके वो सूचना हम तक पहुँचती है। तो उनको द्वारपाल कहते हैं। वे व्यक्ति होते हैं द्वारपाल जो जनसंचार को प्रसारित करने वाली सामग्री को लोगों तक पहुंचाते हैं। जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये उनकी ही जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांत, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें और उसके बाद ही उसके प्रसारण या प्रकाशन की इजाज़त दें। फिर जनसंचार के कार्य क्या होते हैं? इसके कई कार्य हैं। सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना। तो सूचना देना मतलब जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना ही होता है। हमें उनके जरिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। फिर शिक्षित, जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। यहाँ शिक्षित करने से आशय है उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराना और उनके प्रति सजग बनाना। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये एक जनसंचार का ही माध्यम है कि मैं इंटरनेट के जरिए, यूट्यूब के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुँचा रही हूँ। तो एक तरह से मैं शिक्षित किस माध्यम से कर रही हूँ? जनसंचार के माध्यम से ही कर रही हूँ। मनोरंजन करना, जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन है। सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप, वीडियो और किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख माध्यम हैं। फिर एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श। तो जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा तैयार करते हैं। जब समाचार पत्र, समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं तो उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं। तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा का विषय बन जाते हैं। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं। देखो, अभी फिलहाल जैसे राजस्थान में गुर्जर आरक्षण का मामला चला हुआ है, तो मीडिया और जनसंचार क्या करता है कि उसको और ज़्यादा हवा देकर सरकार तक लोगों की बात पहुंचाता है और बाध्य करता है। मतलब लोग कहीं भी आरक्षण के लिए उद्दंडता दिखा रहे हो, कहीं भी आंदोलन कर रहे हो, तो कैसे पता चलेगा सरकार तक? वो बात कैसे पहुंचेगी? वो बात पहुंचाएगी मीडिया और समाचार पत्र। तो इस तरह से जनसंचार माध्यम है वो सरकार को मजबूर करते हैं लोगों की बात सुनने के लिए।
फिर निगरानी करना। किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन संस्था में कोई अनियमितता बरतती जा रही है तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी जनसंचार माध्यमों पर है। तो इस तरह से जनसंचार माध्यम से सरकार पर कंट्रोल भी होता है। विचार विमर्श के मंच, तो जनसंचार माध्यमों का एक कार्य ये भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए विभिन्न विचारों के मुद्दे मतलब लोगों तक पहुंचते हैं। और संपादकीय पृष्ठ, जैसे मैंने संपादकीय लेखन बताया था आपको, उसके माध्यम से लोग अपने मुद्दे रखते हैं। अपनी जो लेखक है समाचार पत्र वाले, वो अपनी राय उसमें व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से जनसंचार माध्यम सरकार को भी उसके लिए जागरूक करता है और जनता को भी जागरूक करता है। जैसे संपादकीय पृष्ठ होता है, उसके ऊपर समाचार पत्र के जो लोग होते हैं, समाचार पत्र को प्रकाशित करने वाले संपादक वगैरह, तो वो अपनी राय उसमें देते हैं। समाज में कुछ गलत चल रहा है, करंट मुद्दा जो भी है, उसके ऊपर उनकी राय होती है संपादकीय लेखन पृष्ठ पर, और वो राय सरकार तक भी पहुंचती है और लोगों तक भी पहुंचती है। तो इससे जनता भी जागरूक होती है और सरकार भी जागरूक होती है। तो विचार विमर्श का मंच है। भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास कैसे हुआ? तो भारत में जनसंचार माध्यमों का इतिहास बहुत पुराना है। इसके बीज पौराणिक काल के मिथकीय पात्रों में मिल जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे सम्राटों के शासनकाल में स्थायी महत्व के संदेशों के लिए शिलालेख, सामयिक तात्कालिक संदेशों के लिए कच्ची स्याही रंगों से संदेश लिखकर प्रदर्शित करने की व्यवस्था और मजबूत हुई। बाकायदा रोजमर्रा लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाने लगे। जनता के बीच संदेश भेजने के लिए भी सही व्यवस्था की गई। तो शुरू में जैसे महाभारत काल में महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को युद्ध की झलक दिखाने और उसका विवरण सुनाने के लिए जिस तरह से संजय की परिकल्पना की गई, ये एक अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करती है। और देवर्षि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक, मतलब वहाँ से उन देवताओं की बात सुनकर वहाँ तक पहुँचाता था, वहाँ से सुनकर वहाँ तक पहुँचाता था। तो जो भी आजकल जैसे कहावत में भी आता है कि जो भी चुगली करता है उसको नारद बोल देते हैं। तो नारद मुनि का क्या काम था पौराणिक काल में, कि उनकी बात वहाँ तक बताना और उनकी बात वहाँ तक बताना। तो वो भी जनसंचार का एक माध्यम ही था। फिर धीरे धीरे ये जो धृतराष्ट्र और रानी गांधारी का जो विवरण है वो संजय के माध्यम से दिखाया गया। फिर जो मौर्य काल है उसके काल में शिलालेख लिखे गए, स्तंभ लेख लिखे गए। तो शिलाओं पर जो लेख लिखे गए वो भी जनसंचार का ही माध्यम थे। फिर भीमबेटका के गुफा चित्र इसके प्रमाण है। ये समानांतर व्यवस्था बाद में कठपुतली और लोक नाटकों की विविध शैलियों के रूप में दिखाई देने लगी। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विविध नाट्य रूपों, कथावाचन, बाउल, सॉन्ग, रागनी, तमाशा, लावनी, नौटंकी, इनका विशेष महत्व रहा है। इन विधाओं के कलाकार मनोरंजन तो करते ही थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक संदेश पहुंचाने और जनमत निर्माण करने का काम भी करते थे। तो इस तरह से जनसंचार माध्यमों का विकास आगे से आगे बढ़ता गया। फिर समाचार पत्र पत्रिकाएं, जो कि प्रिंट मीडिया कहलाती है। कल किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि प्रिंट मीडिया का क्या महत्व है। तो जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं वो जनसंचार माध्यम का एक सशक्त उपकरण है और वो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है। जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया ही है। हालांकि अपने विशाल दर्शक वर्ग और तीव्रता के कारण रेडियो और टेलीविज़न की ताकत ज़्यादा मानी जा सकती है, लेकिन वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने की वजह से प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा, क्योंकि शुरुआत इसी से हुई थी। आज भले ही प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता हो, लेकिन आरंभ में केवल प्रिंट माध्यमों के जरिए खबरों के आदान प्रदान की ही पत्रकारिता कहा जाता था। तो आजकल तो रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, इनको भी पत्रकारिता का नाम दिया जाता है, लेकिन शुरू में
प्रिंट माध्यम से ही पत्रकारिता हुआ करती थी। पत्रकारिता के सोपान कौन कौन से हैं? 3 सोपान हैं। समाचारों को संकलित करना मतलब इकट्ठा करना, फिर उन्हें संपादित करना, उन मतलब संपादित करने के लायक बनाना उनको कि कौन कौन सी न्यूज़ हमें छापनी है, फिर पत्र पत्रिका के रूप में छापकर लोगों तक पहुंचाना। तो ये 3 सोपान हैं, 3 चरण हैं कि पहले सूचनाओं को इकट्ठा करेंगे, फिर उनको तैयार करेंगे। ऐसा नहीं कि जहाँ जैसे उठाई वैसी की वैसी उसमें समाचार पत्र में रख दी, उनको संकलित करके उनको अच्छी अच्छी न्यूज़ को तरीके से तैयार करके और फिर तीसरे सोपान में मतलब छाप कर लोगों तक पहुंचाई जाती है प्रिंट मीडिया समाचार पत्र पत्रिकाओं में। यद्यपि ये तीनों काम परस्पर जुड़े हुए हैं, पर पत्रकारिता के अंतर्गत पहले 2 कामों को शामिल किया जाता है। जहां बाहर से खबरें लाने का काम संवाददाताओं का होता है, वहीं तमाम खबरों, लेखों, फीचरों को व्यवस्थित तरीके से संपादित करने और सुरुचिपूर्ण ढंग से छापने का काम संपादकीय विभाग का होता है। आज पत्रकारिता का क्षेत्र भी बहुत व्यापक हो चला है। खबर का संबंध किसी 1 या 2 विषयों से नहीं होता। दुनिया के किसी भी कोने की घटना समाचार बन सकती है, बशर्ते उसमें पाठकों की दिलचस्पी हो या उसमें सार्वजनिक हित निहित हो। एक समाचार पत्र आप उठाओगे न्यूज़पेपर, तो आपको उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट दिखेंगे, अलग अलग पार्ट दिखेंगे। संपादकीय लेखन होता है, कहानी का भी होता है, फिर पाठकों की राय भी होती है, फिर विज्ञापन भी उसमें होता है, फीचर लेखन भी उसमें होता है, संपादकीय पृष्ठ भी होता है, और मुख्य समाचार मतलब सबसे पहले दिखाई देते हैं। फिर से सेंसेक्स की जानकारी भी होती है, सोने चांदी का भाव भी होता है, खेल संबंधी समाचार भी होते हैं। तो इस तरह से समाचार पत्र में उसका विस्तार बहुत बड़ा है, मतलब उसमें बहुत सारी सूचनाओं को संकलित करना होता है और व्यवस्थित तरीके से संकलित करना होता है। तो संवाददाता पहले सूचनाएं लाते हैं, फिर जो जहाँ समाचार पत्र प्रिंट होते हैं वह विभाग में उनको छपाई का काम होता है और व्यवस्थित तरीके से। भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई, जो कलकत्ता से निकला था, जबकि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उद्यत मार्तंड भी कलकत्ता से ही सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। मतलब पहला हिंदी जो समाचार पत्र था वो साप्ताहिक था, मतलब सप्ताह में एक ही दिन आता था। उसका नाम था उद्यत मार्तंड और उसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल, जो कि कलकत्ता से निकलता था। हिंदी भाषा के विकास के शुरुआती अखबारों और पत्रिकाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लिहाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा, जिन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली। आज़ादी के आंदोलन में भारतीय पत्रों ने अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए पत्रकार की भी भूमिका निभाई। तो गांधी जी को हम समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कह सकते हैं, क्योंकि आज़ादी दिलाने में उनके पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ादी के पहल के प्रमुख पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णुराव, प्रताप नारायण, शिवपूजन रामवृक्ष बेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त। तो उस समय के महत्वपूर्ण जो अखबार निकलते थे उन्होंने आज़ादी दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पत्रिकाओं में केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत आदि प्रमुख हैं। अब स्वतंत्र भारत के प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन से हैं? वो तो थे स्वतंत्रता से पहले के। अब स्वतंत्र भारत के जो समाचार पत्र हैं उसमें प्रमुख हैं नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे और आउटलुक। इनमें से कई पत्रिकाएं बंद हो चुकी हैं। आज़ादी के बाद हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, इनका नाम लिया जाता है। अगला है, हम पढ़ने जा रहे हैं रेडियो।
पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह है 1895 में इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मॉकनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की। तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। किसने किया इसका आविष्कार? मॉकनी ने, और इटली के थे ये 1895 में। पहले विश्व युद्ध तक ये सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण औजार बन चुका था। भारत में 1892 में रेडियो की शुरुआत हुई। 1921 में मुंबई के टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। 1936 में विधिवत ऑल इंडिया में रेडियो की स्थापना हुई। आज़ादी के समय तक देश में कुल रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर, पेशावर, इनमें से 3 रेडियो स्टेशन विभाजन के साथ पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे। आज़ादी के बाद भारत में रेडियो का एक बेहद ताकतवर माध्यम के रूप में विकसित हुआ। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों के कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। देश की 96% आबादी तक इसकी पहुंच है। 1993 में एक FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत के बाद रेडियो के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां भी आगे आई हैं, लेकिन अभी उन्हें समाचार और सामुदायिक कार्यक्रम के प्रसारण की अनुमति नहीं है। रेडियो की विशेषता क्या है? ये एक ध्वनि माध्यम है। इसकी तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शस्त्र कहा था। ध्वनि तरंगों के जरिए ये देश के कोने कोने तक पहुंचता है। दूर दराज के गाँव में जहां संचार और मनोरंजन के अन्य साधन नहीं होते, वहां रेडियो ही एकमात्र साधन है बाहरी दुनिया से जुड़ने का। फिर अखबार और टेलीविज़न की तुलना में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत के दूर दराज के इलाकों में लोगों ने रेडियो क्लब बना लिए हैं। आकाशवाणी के अलावा सैकड़ों निजी FM स्टेशनों, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, डॉयचे वेले, मॉस्को रेडियो, रेडियो पेजिंग, रेडियो ऑस्ट्रेलिया, कई विदेशी प्रसारण का जाल बिछा हुआ है। फिर है टेलीविज़न। हमने समाचार पत्र पढ़े, रेडियो पढ़ा और अब है टेलीविज़न। तो आज टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम है। ये तो आप भी जानते हैं बच्चों कि टेलीविज़न तो हर घर में कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा। रेडियो की बात छोड़ो, रेडियो तो अब जा चुका है। रेडियो कोई नहीं सुनता है, बहुत कम लोग सुनते हैं रेडियो को। लेकिन टेलीविज़न है वह हर घर की लोकप्रिय वस्तु बन चुकी है। आज टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम है। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ जब टेलीविज़न के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के अंतर्गत 15 सितंबर 1959 को हुई। इसका मकसद टेलीविज़न के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। इसके तहत दिल्ली के आसपास के गाँव में 2 टीवी सेट लगाए गए जिन्हें 200 लोगों ने देखा। ये हफ्ते में 2 बार 1-1 घंटे के लिए दिखाया जाता था। लेकिन 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। तब रोज़ 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाने लगा। 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में टीवी सेंटर खुल गए। लेकिन 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा थी। 1 अप्रैल 1976 को इसे अलग कर दिया गया, इसे दूरदर्शन नाम दिया गया। 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। तो किस तरह से देखो टीवी की शुरुआत हुई। स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दूरदर्शन की ताकत का एहसास था। वे देश भर में टेलीविज़न केंद्रों का जाल बिछाना चाहती थी। 1980 में इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर PC जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समिति गठित की। जोशी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमारे जैसे समाज में जहाँ पुराने मूल्य टूट रहे हों और नए न बन रहे हों, वहाँ दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना देगा। तो टेलीविज़न के उद्देश्य कौन कौन से हैं?
समाज में परिवर्तन लाना है, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना है, वैज्ञानिक चेतना का विकास करना है, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन देना है, कृषि से संबंधित जो भी विकास हो सकते हैं उसके बारे में बताना है, पर्यावरण संरक्षण को किस तरह से सुरक्षित रखना है, समाज में विकास के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, विकास कैसे हो सकता है, ये सब बताना है, खेलों को प्रोत्साहन कैसे मिल सकता है, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन और उसको बनाए कैसे रखना है, ये सब जानकारी देने का उद्देश्य टीवी का होता है, टेलीविज़न का होता है। फिर जो टेलीविज़न है, दूरदर्शन ने देश की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय सेवा की है। लंबे समय तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण इसमें ताजगी का अभाव खटकने लगा है। पत्रकारिता के निष्पक्ष माध्यम के तौर पर अपनी जगह नहीं बना पाया। अलबत्ता मनोरंजन के एक लोकप्रिय माध्यम के तौर पर इसने अपनी एक खास जगह बना ली है। मतलब जो उद्देश्य थे टेलीविज़न के वो पूरे हुए या नहीं हुए, लेकिन इसने मनोरंजन के क्षेत्र में अपना अच्छा खासा स्थान बनाया है। क्योंकि जो न्यूज़ देता है, टीवी के माध्यम से जो न्यूज़ मिलती है वो निष्पक्ष नहीं होती है। उसमें लगता है कि सरकार के पक्ष में कुछ संवाददाता बोलते हैं या फिर बुलवाती है सरकार। इस तरह के बातें सामने आई टेलीविज़न के मामले में, लेकिन मनोरंजन का एक बहुत अच्छा माध्यम है। टेलीविज़न का असली विस्तार तब हुआ जब भारत में देसी निजी चैनलों की बाढ़ आने लगी। फिर सिनेमा जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। हालांकि ये जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने के कार्य नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप से, परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट रूप से सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। क्योंकि हम कोई भी फिल्म देखने जाते हैं तो उससे हमें कोई न कोई संदेश, कोई न कोई नॉलेज ज़रूर प्राप्त होता है। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है और ये 1883 में मिनीस्कोप की खोज के साथ जुड़ा हुआ था। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन। सिनेमा की तकनीक में तेज़ी से विकास हुआ और जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छे फिल्में बनने लगी। तो भारत में सबसे पहली फिल्म मूक फिल्म बनी थी, मतलब बिना आवाज़ की, 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद 2 दशक में कई और मूक फिल्में बिना आवाज़ की फिल्में बनती थी शुरू में। बाद में 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। इसके बाद की बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ। आज़ादी मिलने के बाद जहाँ एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज़ देने की कोशिश की, वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिकता का भी रास्ता अपनाया। एक तरफ पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, सोहराब, मोदी गुरुदत्त जैसे फिल्मकार थे, तो दूसरी तरफ सत्यजीत राय जैसे फिल्मकार। इंटरनेट अब एक और माध्यम जो लोकप्रिय है आज के टाइम में, इसके बिना तो हमारी पढ़ाई भी आजकल नहीं होती है और एक दूसरे से हम जुड़ भी नहीं पाते हैं। इंटरनेट तो सबसे अच्छा माध्यम बन चुका है। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद है। इसकी पहुँच दुनिया के कोने कोने तक है और रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। इसमें सारे माध्यमों का समागम है। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने में छपने वाले अखबार को पढ़ सकते हो, रेडियो सुन सकते हो, सिनेमा देख सकते हो, किताब पढ़ सकते हो। विश्वव्यापी जाल के भीतर जमा करोड़ों पन्नों में से पल भर में अपने मतलब की सामग्री खोज सकते हो। तो ये एक अंतःक्रिया माध्यम है, यानी इसमें मूक दर्शक नहीं है। आप सवाल जवाब, बहस, मोबाइल में भाग लेते हैं, आप चैट कर सकते हैं, मन हो तो अपना ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता की किसी बहस के सूत्रधार बन सकते हैं। तो हर माध्यम में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं। इंटरनेट में जहां पढ़ने लिखने वालों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए कपाट खोले हैं, हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है, वहीं इसमें कुछ खामियां भी हैं। पहली खामी तो यही है कि इसमें लाखों अश्लील पन्ने भर दिए गए हैं, जिसका बच्चों के कोमल मन पर बुरा असर पड़ता है। दूसरी खामी, इसका दुरुपयोग करते हैं लोग। हाल ही के वर्षों में इंटरनेट के दुरुपयोग की कई घटनाएं सामने आई। तो इंटरनेट से तो जुड़कर लोग आत्महत्या तक भी कर लेते हैं और कई गेम खेलते हैं जिसमें बच्चे अपनी जान तक खो बैठते हैं। तो इंटरनेट का ऐसा माध्यम बन चुका है जहां हमें बहुत कुछ
उपलब्ध करवाता है, उपयोगी जानकारी उपलब्ध करवाता है, वहीं ये कहीं ना कहीं किसी के लिए घातक भी है। अभी जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। आज के संचार प्रधान समाज में जनसंचार माध्यमों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारी जीवन शैली पर संचार माध्यमों का ज़बरदस्त असर है। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती। जो अखबार नहीं पढ़ते वे रोज़मर्रा की खबरों के लिए रेडियो टीवी पर निर्भर रहते हैं। तो हम जनसंचार से कहीं ना कहीं जुड़े ही हैं। कुछ लोग अखबार पढ़ते हैं तो कुछ टीवी से खबर सुनते हैं, तो कुछ रेडियो से सुनते हैं, कुछ इंटरनेट के ज़रिए जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन हर इंसान किसी भी तरीके से जनसंचार से अवश्य जुड़ा है। खरीद प्राप्त के हमारे फैसले तक विज्ञापनों का असर साफ देखा जा सकता है। यहाँ तक शादी ब्याह के लिए भी लोगों की अखबार या इंटरनेट के मैट्रिमोनियल पर निर्भरता बढ़ने लगी है। टिकट बुक कराने, टेलीफोन का बिल जमा कराने, इन सब सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फुर्सत के क्षणों में टीवी, सिनेमा पर दिखाए जाने वाले धारावाहिक और फिल्मों के जरिए अपना मनोरंजन भी करते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जनसंचार माध्यमों ने जहाँ एक और लोगों को सचेत और जागरूक बनाने में अहम भूमिका निभाई है, वहीं उसके नकारात्मक प्रभावों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये भी स्पष्ट है कि जनसंचार माध्यमों के बिना आज सामाजिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे में ये जरूरी है कि हम जनसंचार माध्यमों के प्रसारित और प्रकाशित सामग्री को निष्क्रिय तरीके से ग्रहण करने के बजाय उसे सक्रिय तरीके से सोच विचार करके आलोचनात्मक विश्लेषण के बाद ही स्वीकार करें। मतलब उसकी जो गुणवत्ता है उसी को हम अपनाएं, उसके दुरुपयोग से हम बचें। तो बच्चों, ये जनसंचार के माध्यम हमने टीवी, रेडियो, अखबार, पत्रकारिता, इंटरनेट, सिनेमा, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की। इनके गुण दोष देखे, इनके उद्देश्य देखे। आपको आशा है जनसंचार का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।